नमस्कार प्यारे बच्चों, दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराग आपके सामने उपस्थित हूं अपने पीछे छुपाए हुए विषय को। देखिए क्या है विषय, इतिहास। हम और आप इतिहास में रूबरू हो रहे हैं। मैं आपके सामने हूं, आप हमारे सामने हैं, और इतिहास को लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा कि ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना बचे जो आपको समझ में ना आए, है ना। 100%, 0.01% की भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा। 100% आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ भी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा है ना, प्रीलिम्स, तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो क्यों होता है? प्रीलिम्स का एग्जाम प्यारे बच्चों इसलिए होता है कि इस बात को देखा जा सके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस कंपटीटर हैं। इसीलिए प्रीलिम्स होता है, अन्यथा सीधा मेंस कराया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा इस बात को दर्शाती है कि वो कौन से बच्चे हैं जो सीरियस हैं, एग्जाम को लेके सीरियस हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस हैं। तो बस एक सीरियसनेस को मापने के लिए, गंभीरता का मापन है सीधे शब्दों में प्रारंभिक परीक्षा। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा देती कुछ नहीं है ना। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उपरांत आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप सोचोगे जॉब लग जाएगी, तो कैसे लगेगी? अभी तो आपने प्री ही दिया है, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है। तो प्री देता कुछ नहीं है, लेकिन छीन लेता है पूरा एक साल अगर नहीं हुआ। फिर अगले साल देना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या है, टाइम फिर खिसक जाएगा। इसलिए आपसे कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा इस बात की निर्धारक परीक्षा है कि सीरियस कंपटीटर कितने हैं। इस बात को ध्यान रखिए जब तक प्रारंभिक परीक्षा पास ना कर लो, है ना। प्रारंभिक परीक्षा में आपका हर विषय का अपना एक सिलेबस होता है। सिलेबस पर आपको गहराई से दृष्टि डालनी है। दृष्टि क्यों डालनी है? क्योंकि सिलेबस वो चीज है जो आपको एक घेरा प्रदान करती है, आपको लिमिट में रखती है। सिलेबस का मीनिंग क्या है? सिलेबस का मीनिंग यह है कि आपको इधर जाना है तो कहां तक जाना है, इधर जाना है तो कहां तक जाना है, यहां जाना है तो कहां तक जाना है, यहां जाना है तो कहां तक जाना है। यह सिलेबस है, सिलेबस का मीनिंग है। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना। लेकिन यहां पर आपको एक बात और उतनी ही गंभीरता से न केवल समझनी होगी, बल्कि इस बात को आपको गंभीरता से लेना होगा कि जो सिलेबस होता है वो आपको लिमिट कर रहा है। इसलिए आपको अतिशय किसी चीज पर काम नहीं करना। एक्सेस, ये नहीं कि बस बढ़ते चले जा रहे, कहीं लिमिट है ही नहीं।
लिमिट रखो, क्योंकि सिलेबस आपको शुरुआत में ही इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि आपकी ये लिमिट है, इसके भीतर का सारा आपको पढ़ के आना है परीक्षा में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिए, है ना। अच्छा, अब जैसे इतिहास विषय है ना, थोड़ा सा इतिहास पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि किस तरह से आपको चलना है। ठीक है, देखो, इतिहास विषय प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे आपको फैक्ट्स, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आते हैं, अवधारणाएं आती हैं, है ना। तो तथ्य और अवधारणाएं आती हैं बहुत सारी, आपको पढ़ना पड़ता है। प्रश्न ये उठता है, याद कैसे रखें, क्योंकि इतिहास विषय जो है वो छोटा नहीं है ना, पर्याप्त बड़ा है। और चूंकि विषय छोटा नहीं है, बहुत सारे अध्याय हैं। अभी हम लोग ओवरव्यू लेंगे पूरे इतिहास का, है ना, एकदम शांत चित्त होके पूरी गंभीरता के साथ चीजों को सुनने, समझने और सीखने का प्रयास करिएगा, है ना। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, है ना, सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। और कोई भी परीक्षा हो, उसका ये आउटकम होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो गंभीर हो जाता है जब वो अंतिम चरण तक पहुंच जाता है। तो पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है ना। तो इसको रखे रहना, ठीक। अच्छा, बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे याद रखें इतिहास को। तो देखो, इतिहास को याद करने का, याद रखने का तरीका, है ना, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग पढ़ें कि इतिहास याद रह जाए, है ना। ना पूरा याद रह जाए, पूरे की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा, है ना, अब उस चैप्टर के बारे में आपके पास 100%, भले ही आपको याद ना हो, लेकिन 40-50%, 55-60% के आसपास आपके दिमाग में रहे। ऐसा कैसे होगा, है ना। देखो, ऐसा तभी संभव है जब हम क्रमबद्ध ढंग से पढ़ें, जब हम क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाई करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है। अब इसको मान लीजिए आप, है ना, आप तो बड़े हैं, है ना, परीक्षा देने लायक हैं। तो अब इस छोटे बच्चे को आपको ABCD मान लीजिए याद करानी है, या मान लीजिए का खा गा आपको याद कराना है, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच से उसको बताएंगे कि ABPQ XYCD, ऐसे याद करवाएंगे, याद हो जाएगा, हो जाएगा। पर्याप्त समय लगेगा, बेकार में एनर्जी वेस्ट होगी, अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट होगी। याद तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल याद हो जाएगा। भाई मानव मस्तिष्क है, क्या क्या याद नहीं कर लेता। और जब बहुत कुछ याद कर लेता है मानव मस्तिष्क, है ना, तो भी अपने 100% ब्रेन का 1.5-2% इस्तेमाल कर पाता है। बाकी 98% यूजलेस। एक आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, जो
अधिकारी और बिजनेसमैन, है ना, इस टाइप के जो भी पर्सनालिटीज होती हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो 3.5-4% तक पहुंच पाते हैं। बहुत ज्यादा तो 5। आइंस्टीन जैसे लोग। एक सामान्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें, आप पूरा इतिहास याद कर लीजिए, पूरा भूगोल याद कर लीजिए, पूरा सब कुछ याद कर लीजिए, तब भी आप 1.5% से ऊपर ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर। वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ब्रेन को दिमाग से निकाल दो, है ना, कि इतना कैसे याद होगा। अरे उससे 100 गुना ज्यादा याद कर सकता है जितना फिलहाल आप सोच रहे हैं, 100 टाइम्स। तो ब्रेन को तो छोड़ दो, ब्रेन की तो बात ही ना करो, वो तो एक अल्टीमेट चीज है। ठीक। तो अगर हम किसी को भी जिग-जैग मोशन में चीजों को सिखाएंगे या सीखेंगे, मान लीजिए, तो कैसे समझ में आएंगी वो, खासकर इतिहास। क्योंकि इतिहास को अगर हम क्रमबद्ध ढंग से अध्यायवार पढ़ें तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये तो पूरी चेन बनी हुई है, पूरा चेन सिस्टम है। ये एक अध्याय है, ये अगले अध्याय से जुड़ा है, ये अगले अध्याय से जुड़ा है, ये अगले अध्याय से, इसी तरह ये चेन सिस्टम आपकी चलती जाएगी। शुरू के केवल प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा को छोड़ दें तो वैदिक काल से लेकर 1947 तक या 1950 मान लो, चीजें लिंक हैं एक दूसरे से। तो जब इस तरह की लिंकिंग के थ्रू चीजों को लिंक करके आप पढ़ते जाएंगे, कैसे याद नहीं होगा? 100% याद होगा। हां, इतना याद रखना है कि हो सकता है यहां पहुंचकर आप थोड़ा सा, आपको लगे कुछ, है ना, या यहां पहुंचकर आपको कुछ लगे, तो लगने देना। सबको लगता है, मानव है भाई, वजन सबको लगता है लगने देना। और ये सोचकर कि हम ह्यूमंस हैं, कोई एक टीबी या 2 टीबी या कोई हार्ड डिस्क नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि फीड कर दिया, है ना, आप कितना भी डेटा फीड कर दो। तो होते होते चीजें होती हैं। ठीक है। तो चीजों को होते होते होने देना। बीच में कोई भी विचार आपके आ रहे हो तो ये समझ लेना कि ये तो होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है ना, क्योंकि सब मानव है, हम भी मानव है ना। ठीक है। तो बस क्या है, ये ब्रेक नहीं होने देना। अगर ब्रेक हो गया तो फिर देखिए समस्या आएगी, है ना, क्योंकि ये क्रमबद्धता जो है ये अपन को तोड़ने नहीं देनी है, इसको अपन पकड़ के चलेंगे। इन केस कोई भी मैटर ऐसा आता है बीच में, कोई इधर उधर का चैप्टर आ जाता है, मान लीजिए आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, संगम काल आ गया, है ना, तो हम पढ़ाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग चर्चा रखेंगे कि वो लिंक बन जाएगा। हाँ, एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। तो एक तो ये मामला है। तो क्रमबद्धता अगर बनी रहेगी, क्रमबद्ध ढंग से हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा खासा इतिहास याद हो जाएगा। और वो जो कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको मिथ्या साबित करना है हम लोगों को मिलकर। कौन सी? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करी सुबह सफा। तो सुबह इसलिए सफा हो गई कि रात भर याद करा था। अगर रात भर समझे होते तो सफा नहीं होती।
तो याद करना और समझना ये तभी सफा नहीं होता जब समझ के याद किया जाए। बिना समझे याद करेंगे तो सफा हो जाएगा, फिर कोई भी विषय हो। ठीक है, चलिए। तो ये शब्द तो थे आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप इतिहास विषय को लेकर सहज हों, और सहज रहिए। कभी भी आपको लगे कि आप असहज हो रहे हैं तो हम लोग हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, आपको असहज नहीं होने देंगे। ठीक है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपके सामने लिखा हुआ है, इतिहास विषय लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1। हम लोग आज पूरे इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जो मान लीजिए मेन मेन अध्याय हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, थ्रू आउट एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, सबको अभी हम लोग छिद्रान्वेषण करते हैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। लेकिन उसके पहले हम शब्द शब्द सिलेबस एक बार पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे और आपको गंभीरता से सुनना है ना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, सिलेबस न केवल पढ़ा होना चाहिए बल्कि रटा हो, इससे बेहतर हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए आइए। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो शुरुआत में मध्य प्रदेश स्पेशल, एमपी स्पेशल से जुड़ी हुई शब्दावलियां आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, है ना, महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, प्रमुख राजवंश भी हैं, है ना। केंद्र में क्या है? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना। हर राज्य का अपना इतिहास होता है। क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि हर राज्य का अपना एक इतिहास है ना। क्योंकि इतिहास का मतलब क्या होता है ना। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का अर्थ क्या है? इसका जवाब मन में दीजिए, है ना, टाइप ना करना, मन में इसका जवाब दो और देखो सही सोच रहे हैं या नहीं, है ना। इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो देखो एक मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं, इति धन हा धन ता। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ऐसा मतलब घटनाएं, जो घटनाएं घटी, है ना। मतलब ये एक घटनाक्रम जो भी रहा उसको हम इतिहास कहते हैं। ऐसा हुआ था। यहां पर पता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि ऐसा हुआ था का मतलब समझ रहे हो? जो 100% हुआ था। हम लोग बिना एविडेंस के नहीं पढ़ते इतिहास। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो कुछ भी इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली हुआ था। 100% घटना तो घटी थी। घटना की व्याख्या जो भी की जा रही हो, लेकिन घटना तो घटी थी। प्रागैतिहासिक काल था, इट मींस था। हड़प्पा काल था 100% था। क्योंकि इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं और इतिहास का मतलब है ऐसा हुआ था। अब जो कुछ भी हुआ वो तो हम लोग एविडेंसेस पे बेस करके चीजों को व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। एक मीनिंग इतिहास का निकलता है जब हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, और ये बड़ा गंभीर मीनिंग है ना। क्या?
इति माने हो गया घटनाएं और हास माने हो गया लोग। अब इससे क्या परिभाषा बनेगी? इससे परिभाषा बनेगी लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन। लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत हम लोग करते हैं, इतिहास कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं याद हो गई, है ना? समस्या तो नहीं है। और देखो यहां पर लोग क्यों हैं? क्योंकि जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग इतिहास के अंतर्गत जब मानव की उत्पत्ति हुई और मानवीय गतिविधियां शुरू हुई, भले ही हम उसको आदि मानव कहते हैं, लेकिन जब आदि मानव की गतिविधियां शुरू हुई, आदि मानव की गतिविधियां शुरू हुई, फिर वो मानव बना और गतिविधियां, तो इन सबको हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमें पृथ्वी की उत्पत्ति या उन चीजों से मतलब नहीं है, वो फिर एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, अलग विषय ही हो जाएगा। इतिहास के अंतर्गत लोग और उनसे जुड़ी घटनाएं। आप बताओ इतिहास का कौन सा ऐसा चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम बता दीजिए जिसमें लोग ना हो, एक चैप्टर। हम प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत प्यारे बच्चों हम वहां से करते हैं जहां पर लोगों की हरकतें, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये पहले चैप्टर है कि नहीं है बताइए? तो पुरा पाषाण काल में हम लोग नदी नाले पर्वत नहीं पढ़ते हैं, मानवीय गतिविधियों को पढ़ते हैं कि वैश्विक संदर्भ में मानव कहां था, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में मानव कहां था, क्या कर रहा था, पहली फसल कौन सी उगाई, पहला जानवर कौन सा पालतू बनाया, पहली धातु कौन सा प्रयोग में, ये किस पर डिपेंडेंसी है? सारी सारी मानव पर। किसी पशु के धातु प्रयोग की चर्चा हम लोग करते हैं या केवल धातु की उत्पत्ति, ये साहब लोहा है, ये उस समय आया, उस समय मानव नहीं था, आ गया, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम तो तब पढ़ेंगे जब मानव होगा। मानव की गतिविधियों के दौरान जो भी घटना घटेगी उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मानव से संबद्ध है। ठीक है, इतिहास समझ में आ गया, इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट बना बना के उसमें कुछ फैक्ट्स डाल डाल के एक इतिहास की पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। एकदम निश्चिंत रहिएगा, है ना? आइए जरा समझते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, घटनाएं, राजवंश, ठीक है, सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, है ना, ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास और उस पर भी मध्य प्रदेश क्या योगदान रहा, कौन कौन लोग थे ना, उनको अच्छे से समझना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, बिल्कुल सही है। जब हम भारत की संस्कृति को पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की भी संस्कृति होगी, तो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, है ना? सॉरी भाई, शुरुआत में ही आप भीम बेटका से दो दो हाथ करने लग जाते हैं, है ना? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनकी बोलियां, जनजाति समूह रहते हैं बट ऑब्वियस है कि वो उनकी बोलियां भी होंगी।
उनको ध्यानपूर्वक देखना है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। समझ में आ रहा है भाई क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, है ना। यहां पर लोक जो शब्द है, लोक का मतलब होता है आम जन, है ना। जो आम जनता होती है, जो लोग होते हैं, है ना। कहते हैं ना हम लोग। जब टीवी आया था तो शुरुआती चर्चित सीरियल्स में एक सीरियल था हम लोग, है ना। शुरुआती ही सीरियल था ये जब टीवी आया। तो मध्य प्रदेश को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, कौन कौन से त्योहार वहां पर चर्चित रहते हैं, लोक संगीत कैसा है, लोक कलाएं कैसी हैं, लोक साहित्य कैसा है ना। कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं, साहित्य से जुड़ी पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं, लोक कलाओं से जुड़ी पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं, है ना। संगीत कैसा है, त्योहार कैसे हैं, है ना। उसी तरह से मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां ना, ये भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रचार करती रहती है, आइए मध्य प्रदेश घूमिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन से, जिस भी राज्य में पर्यटन अच्छी स्थिति में रहता है, तो एक तो राज्य को रोजगार की समस्या कम रहती है, दूसरा कि वो एक कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, है ना। तो भाई राज्य है, राज्य में ऐसे ऐसे स्थल हैं जिनको लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं और आते हैं, तो वो आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, होटलों में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, तो टैक्सी है, होटल है, फूड है, इन सब में वो खर्चा करेंगे। तो इसीलिए कोई भी राज्य हो, वो अपने यहां पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। इनके अंतर्गत भी हम लोग पर्सनालिटीज को देखेंगे कि जो ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं वो क्यों फेमस है। इस क्यों को जानना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां से आपका भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। भारत के इतिहास में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन और मध्यकालीन विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं पता होनी चाहिए। देखो हमेशा याद रखो क्या, कि जब भी प्यारे बच्चों हम किसी भी वंश की या राजवंश की बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लो मौर्य काल है, गुप्त काल है, या सल्तनत काल है, मुगल काल है, कोई भी टाइम पीरियड है, तो हम उस टाइम पीरियड को कैसे समझ सकते हैं। हम उसको समझते हैं चार चीजों से। कौन कौन सी? कि उस समय की राजनीतिक दशा कैसी है, उस समय की सामाजिक दशा कैसी है, उस समय की अर्थव्यवस्था या आर्थिक दशा कैसी है ना, और उस समय की संस्कृति कैसी है। तो राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, जब हम इन बिंदुओं को बेहतर ढंग से कवर करते हैं
तो हम उस पर्टिकुलर राजवंश की उसके मर्म को समझ जाते हैं। यही तो आपको हम शुरुआत में समझा रहे थे कि याद क्यों नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता कि पता लगा हम मौर्यकाल पढ़ रहे हैं, है ना, मान लीजिए मौर्यकाल पढ़ रहे हैं, अब लगे हैं उसमें ये फैक्ट ये फैक्ट ये फैक्ट ये फैक्ट ये फैक्ट ये फैक्ट। अरे इन फैक्ट्स को बाइफर्केट कर लो ना। ये फैक्ट हैं जो पॉलिटिकल हैं, ये फैक्ट हैं जो सोशल हैं, ये फैक्ट हैं जो इकोनॉमिक हैं। समझ, इसी को समझ कहते हैं। क्योंकि देखो चार चीजें नहीं आनी परीक्षा में, परीक्षा में ये पूरा सिलेबस आना है और इससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। परीक्षा है, आप तैयारी करते हैं स्व इच्छा पर, तो स्व इच्छा से परीक्षा पास नहीं हो, पर इच्छा, उसकी इच्छा क्या पूछेगा ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। आप मत डिसाइड करिए। स्व इच्छा पर आधारित एग्जाम नहीं है। एग्जाम का नाम ही है परीक्षा, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। आपको दूसरे की इच्छा पर खरा उतरना है। मान लीजिए हम ही एग्जामिनर हैं, इतिहास के क्वेश्चन मान लीजिए हम बना रहे हैं, है ना, तो हम आपसे पूछ के तो नहीं बनाएंगे, हम अपनी इच्छा से प्रश्न बनाएंगे। और जब आप परीक्षा देने बैठोगे तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों को आप वहां पर सॉल्व करोगे। तो इच्छा किसकी, आपकी या मेरी? तो परीक्षा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो किसी चीज को दिमाग में बैठा के मत चलिए, है ना, एकदम ब्लैंक होके चीजों को सुनने समझने का प्रयास करिए। और एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण आपको करना है वो ये कि कहे गए शब्दों के अनुरूप व्यवहार करना है। आपसे जो कुछ भी आपको सलाह दी जाएगी, जो कुछ भी आपसे अपेक्षा की जाएगी, अगर आप उन सलाहों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास विषय आपको परीक्षा में परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से जब आप बाइफरकेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस है आपको बड़ी आसान लगने लगेंगी चीजें। हम्म, अच्छा। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अभी हम लोग इसका चैप्टराइजेशन करते हैं, परेशान ना होइएगा, है ना। एक ये है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो नेशनल मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के अंतर्गत गांधी युग फिर चर्चा में आ जाता है। और अंततः स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो यहां पर जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे रियासतों का एकीकरण हम लोग करते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं, तो वो एक मतलब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का वो जो मर्म है उसे हमको वहां पर समझना होगा और समझ में आ जाएगा, है ना। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, दमन दीव, है ना, जो पुर्तगालियों के पास थे, फ्रेंच जो टेरिटरी थी, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, जो पुडुचेरी के भाग रहे, वो भारत में कब मिले, तो वो हम सब आपको ईयर वाइज आपको बता देंगे जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्व के होंगे। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, ये तो है प्यारे बच्चों आपका सिलेबस। ठीक है, अब जब हम इतिहास को पढ़ते हैं
इतिहास के अंतर्गत देखो, एक आता है प्राचीन भारत का इतिहास, एक आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक आता है आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। आइए थोड़ा सा आपको यात्रा कराते हैं कि किन किन अध्यायों से आपके दो दो हाथ होंगे। हम्म? और इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि जो भी अध्याय होगा उस अध्याय का जो जिस्ट होगा, जो अध्याय की आत्मा होगी, वो आप समझ चुके होंगे जब भी हम लोग उस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम चीजें आपको समझ में आएंगी। बस जब अध्याय पढ़ाया जाए तो आपको उतनी ही गंभीरता के साथ उस अध्याय को देखना है। ठीक, चलिए। तो जब हम लोग प्राचीन भारत को प्यारे बच्चों पढ़ रहे होंगे, तो देखो प्राचीन भारत की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से। हम लोग अभी केवल चैप्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है प्राक धन इतिहास, है ना। प्राक का मतलब क्या होता है? पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? प्री। और इतिहास का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। तो अध्याय का नाम क्या हो गया? प्री हिस्ट्री। अब या तो प्री हिस्ट्री बोल लो, या प्रागैतिहासिक काल, या प्राग इतिहास, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को समझने का प्रयास करेंगे। और इस प्रागैतिहासिक काल को जब हम लोग समझेंगे तो आपसे क्या कहा? लोग यानी कि मानव से जुड़ी हुई गतिविधियों को समझेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानव है, तो मानव ने पहले दो दो हाथ किए, किसके साथ? पाषाण के साथ। तो उसको आप क्या बोलते हो? पाषाण काल बोलते हो। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बोलते हो। तो क्यों? क्योंकि मानव ने सबसे पहले दो दो हाथ किए पत्थर के साथ, पाषाण के साथ, स्टोन के साथ। ये स्टोन एज है। प्लस मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? मानवीय विकास क्रम जो है ना, वो हमेशा ऐसे चला है। और आज भी देखो, मानव अपने विकास क्रम में आगे ही बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है ना। तो बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर। तो शुरुआत तो यहीं से हो रही। तो मानव पहले आपको पाषाण से खेलता हुआ नजर आएगा, फिर तांबे से खेलता हुआ नजर आएगा, तो उसे आप बोलोगे ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक। हम्म। फिर आपको कांसा, कांसे से खेलता हुआ नजर आएगा मानव, तो कांस्युगीन गतिविधियों को आप मॉनिटर करेंगे। तो वो तो उत्तरोत्तर बढ़ता क्रम है। इसी तरह हम लोग क्रम को समझते जाएंगे। और कांसे का प्रयोग कहां हो रहा है आपका? इसकी वजह से आपका सेकंड चैप्टर तैयार हो जाएगा। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल। तो कांस्य काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मानवीय गतिविधियां और आपके अध्याय, तो इनको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। और जब यहां शिफ्ट करेंगे तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेंगे। छुट्टी, समझ में आ जाएंगी चीजें। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे वैदिक काल में।
जब वैदिक काल में प्रवेश करेंगे तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो दो पार्ट में क्यों पढ़ते हैं, एक पार्ट में ही क्यों नहीं पढ़ लेते? तो दो पार्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर करने वाला कौन था? लोहा। लोहे ने वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल क्या हुआ? लोहे से पहले का समय, अर्थात वहां लोहा नहीं है। और उत्तर वैदिक काल क्या हुआ? लोहे के बाद का काल, अर्थात वहां लोहे की जानकारी है। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां लोहे की जानकारी नहीं है, और ये ऐसा टाइम पीरियड है जिनको लोहे की जानकारी है। ठीक है। तो जो वैदिक काल है ये 1500 से 600 बीसी का है ना। तो जो ये पूर्व वैदिक काल है ये आपका 1500 से 1000 चलता है बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। तो अब देख रहे हो 1000 दोनों जगह कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसी 1000 बीसी में ये लोहा आया है। तो लोहे के पहले का वैदिक काल और लोहे के बाद का वैदिक काल। कितनी आसान चीज है, समझ में आ गई होगी। ठीक। तो वैदिक काल के से हम लोग रूबरू होंगे। अच्छा, वैदिक काल की विशेषता क्या रही है? वैदिक काल चूंकि जो वर्तमान में भारत में धर्म हम देखते हैं, मुख्य तौर पर जो हिंदू धर्म है जिसमें अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, उनकी आराधना होती है, उपासना होती है। हम इंद्र की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो पहली बार वैदिक काल में हमें ढेर सारे देवी देवता दिखाई देंगे। प्लस वैदिक काल में हमें राजनीति से संबंधित मामले भी दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे राजा, धीरे धीरे राजा और उसके पद में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे राजा और उसकी व्यवस्थाएं निर्मित होती हुई दिखाई देंगी, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। आपको खुद समझ में आएगा कि देखो यहां पर राजा कमजोर है और यहां पर राजा मजबूत है। आपको कारण पता होंगे कि पूर्व वैदिक काल में राजा कमजोर है तो क्यों, और उत्तर वैदिक काल में राजा मजबूत हो गया तो क्यों। बहुत सधे अंदाज में हम लोग चीजों को उठाएंगे, है ना, एकदम निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम लोग अध्याय पढ़ते हैं 600 बीसी में। जब हम लोग 600 ईसा पूर्व में पहुंचते हैं तो इसका मतलब वैदिक काल खत्म, है ना। तो 600 ईसा पूर्व में हम लोग मुख्य तौर पर 3 अध्याय पढ़ते हैं। आराम से समझना। इसमें एक अध्याय हम लोग पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं 16 महाजनपद। आपकी पिछली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा भी गया है, 16 महाजनपद से वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो चैप्टर से ही तो आएंगे ही, क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा है जिसका नाम है मगध। तो एक अध्याय हम लोग फिर पढ़ते हैं
मगध का उत्थान। किस नाम से पढ़ते हैं? मगध का उत्थान, राइज ऑफ मगध। क्योंकि यही मगध जब राइज करेगा इस टाइम पीरियड से लेके आगे तक, तो यही मगध बनेगा क्या? मौर्य साम्राज्य। ये जो मगध का राइज है, ये आगे चलकर किस बड़े अध्याय को जन्म देगा? मौर्य काल को, मौर्य साम्राज्य को। तो मगध एक विशाल साम्राज्य की रूपरेखा तैयार कर देगा। बात समझ में आ रही? तो राइज ऑफ मगध हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे ही थोड़ी होगा, इसमें आप तमाम राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश है, शशुनाग वंश है, नंद वंश है, और फिर मौर्य वंश। ये सारे वंश और इनके अंतर्गत आने वाले राजा, चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे शशुनाग हो, महापद्म नंद हो, घनानंद हो, फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, ये सब मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ये राइज ऑफ मगध मौर्य काल तक जाएगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब ले भी जाएंगे। अच्छा, तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण, धार्मिक आंदोलन। इस धार्मिक आंदोलन में आप लोग क्या पढ़ते हो? जैन और बौद्ध, मेनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप यहां पर डिस्कस करते हैं। क्यों जैन धर्म आया, क्यों बौद्ध धर्म आया, क्या रीजन थे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म ने क्या क्या कहा, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, जैन धर्म का दर्शन क्या था, हर एक चीज मॉनिटर करेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, बौद्ध दर्शन क्या था, जैन बौद्ध धर्म आत्मा के संबंध में क्या कहते हैं, जैन बौद्ध धर्म वेदों के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, निर्वाण के बारे में, पूर्ण ज्ञान के बारे में, संसार के बारे में, जीव जगत के बारे में क्या कहते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, और यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे शैव वैष्णव धर्मों की। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में अगर आप देखें तो शैव वैष्णव धर्मों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक साथ यहां पर चारों को पढ़ लेंगे। ठीक है, जैन बौद्ध शैव वैष्णव, तो एक आपका पैकेट तैयार हो जाएगा धर्म का, है ना। तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, फिर यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे धर्म को ना, प्राचीन भारत के। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे। तो मौर्य काल का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, सब एकदम हर एक बिंदु के बारे में जानकारी। मौर्य पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो उसमें इंडिका है, अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की सप्तांग विचारधारा है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, मित्र, क्या था ये, है ना। समाज की हम बात कर लेंगे मौर्य काल में, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी, इन सबको हम लोग मॉनिटर करेंगे।
इकोनॉमी की बात करेंगे कि मौर्य काल में जो कर वगैरह थे, कृषि जो थी, है ना, व्यापार जो था किस टाइप का था, व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, हर चीज को। कल्चरल में हम लोग देखेंगे तो मौर्यकालीन कला एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उसको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे, तो मौर्य काल की एक कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। मौर्य काल के बाद प्यारे बच्चों चैप्टर आपका हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों का उत्तर, मतलब मौर्यों के बाद उत्तर मौर्य। तो मौर्योत्तर काल में भी हम लोग 3 अध्यायों को पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं विदेशी आक्रांता। एक अध्याय हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजवंश। एक हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, संगम काल। ठीक है। ये जो विदेशी आक्रांता है इसके अंतर्गत हम आप लोग पढ़ते हैं ना हिंद यवन या इंडो ग्रीक, है ना। आप शकों के बारे में आपने सुना होगा, कुषाण के बारे में आपने सुना होगा, पहलवों के बारे में आपने हो सकता है सुना हो। पहलव का मतलब परथिया, है ना। तो बैक्ट्रिया परथिया के क्षेत्र से भारत में आक्रमण हुए, मध्य एशिया से भारत में आक्रमण हुए, तो वही विदेशी आक्रांता कहलाते हैं। और उनके अंतर्गत हम लोग इन 4 राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, सामान्य जीएस के पर्पज से, है ना। तो एकदम निश्चिंत रहना। भारतीय राजवंशों में हम लोग पढ़ेंगे जैसे शुंग वंश है, कण्व वंश है, आंध्र सातवाहन है ना। इस तरह के राजवंशों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, है ना। आपने सुना होगा पुष्यमित्र शुंग, है ना, इसी शुंग वंश का है जिसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ब्राह्मण वंश था शुंग वंश। तो शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है। सातवाहन महाराष्ट्र में, जिनका विस्तार आगे चल के आंध्र प्रदेश में भी हो गया था, इसीलिए उनको आंध्र सातवाहन कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो संगम काल है, संगम काल में हमें साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, महाकाव्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि संगम का मतलब है विद्वानों का मिलन। तो जब विद्वान मिलेंगे तो सीधी सी बात है, चर्चाएं पर चर्चाएं होंगी, उनको लिखा जाएगा, तो वो साहित्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ हमें महाकाव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, शायद आपने सुन रखा हो शिलप्पादिकारम, मणि मैखले, जीवक चिंतामणि। तो इस प्रकार के महाकाव्यों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो परीक्षाओं में अमूमन पूछ लेता है कि शिलप्पादिकारम का रचयिता कौन था, मणि मैखले का रचयिता कौन था। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो आप उसमें उत्तर देने में सहज रहेंगे। प्लस यहां पर हम राजनैतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग कुछ राजवंशों के बारे में जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं चोल, चेर और पांडे। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इनके बारे में संगम काल में हम लोग पढ़ेंगे, एक अध्याय और उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से हमारे सामने है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे गुप्त काल में। तो जिस तरह से हम लोगों ने मौर्य काल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी और कल्चर को देखा था, देखेंगे, उसी तरह से गुप्त काल में भी हम लोग देखेंगे।
गुप्त काल में राजा और उसकी स्थिति कैसी है, गुप्त काल में समाज कैसा है, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी है, गुप्तकालीन संस्कृति कैसी है। मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल अगर हम देखें तो वास्तविक अर्थों में स्वर्ण काल जो है वो साहित्य और कला के संदर्भ में कहा जाता है। मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ ले तो साहित्य कला को टिक करिएगा, अर्थव्यवस्था को उतना हम लोग तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो गुप्त काल को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल जब पढ़ते हैं तो गुप्तोत्तर काल में एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए आता है हर्ष का। हर्षवर्धन के बारे में, गुप्तों के ठीक बाद। जब गुप्त काल खत्म होगा तो आप हर्षवर्धन को पढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे कि हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। जब हर्षवर्धन की जानकारी इकट्ठी कर लेंगे उसी बीच हम लोग चर्चा कर लेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में दो प्रमुख राजवंश हुए हैं, एक पाल और एक सेन। इन राजवंशों के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि विक्रमशिला बौद्ध विहार किसने बनवाया, तो आप आंसर देते हो ना धर्मपाल, तो वो इसी पाल वंश का है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल। तो वो यही चैप्टर है ना। आपसे क्या कहा, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, एकदम निश्चिंत होके अच्छे से पेन पेपर लेके पढ़ाई करिएगा, है ना। तरीका भी आपको चलिए बता देते हैं, नहीं पता लगा बाद में भूल जाएं। आपको तैयारी के दौरान जब हम लोग चैप्टर शुरू कर देंगे कल से, तो पेन पेपर लेके आराम से पढ़िए। ठीक है, पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर में जो कुछ भी लिखा जाता है उसको आप नोट करिए। तो एक काम हो गया लेक्चर, दूसरा काम हो गया जो आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, और तीसरा काम हो गया कि जो पुस्तक आप पढ़ते हैं, संस्थान द्वारा जो पुस्तक भेजी जाती है ना, पहुंच जाती है आप तक। थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी, आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो पहुंच जाएगी। तो जैसे ही आपके पास पुस्तक उपलब्ध हो जाए वैसे ही आप पढ़ना उसको शुरू कर दीजिए। ये तीन काम आपको बेहद गंभीरता के साथ करने हैं। लेक्चर ध्यानपूर्वक, लेक्चर के साथ शॉर्ट नोट और पुस्तक, बस। इन चीजों को आप जितना रिपीट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। अच्छा, गुप्तोत्तर काल के बाद एक हम लोग शब्द प्रयोग कर लेते हैं, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का समय लगभग 800 से 1200 ईस्वी का रहता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग राजपूत काल तो मान लीजिए पढ़ेंगे ही, है ना, और इसी में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चोल काल को एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, चोल राजाओं के बारे में, तो वो आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही है ये। अभी आपने संगम काल में चोलों का नाम सुना, तो संगम काल के बाद चोल चेर पांड्य का इतिहास हमको फिर गायब हो जाता है, नहीं मिलता, और फिर हमें लगभग 500-600 साल बाद एक बार फिर से चोल चेर पांड्यों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन पांड्य और चेर के बारे में एविडेंस कम है, इसलिए उनका इतिहास हम लोग नहीं पढ़ पाते। चोलों के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। तो यहां पर जब हम लोग दूसरी बार चोल चेर पांड्य को पढ़ेंगे तो उसमें मेन फोकस चोलों पर रहेगा, और यही चोल अपने ग्रामीण स्वायत्तता के लिए फेमस है ना। आपसे पूछा भी गया है, परीक्षा में आया है आपके प्रश्न।
ग्रामीण स्वायत्ता को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रमुख था? तो चोल, है ना। बताइए, हम लोग चर्चा में ही इस क्वेश्चन को हल किए ले रहे हैं, है ना। तो हर चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक राजपूत काल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक चोल काल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो ये तो हो गया प्राचीन भारत पूरा और पूर्व मध्यकाल। इसके बाद हम लोग जब मध्यकाल में प्रवेश करेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो यहां पर आपको हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस्लाम से, इस्लाम का आगमन। क्योंकि इसी इस्लाम के आगमन को जब हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी तक ले जाएंगे, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, फिर आगे जाके मोहम्मद महमूद गजनवी, फिर आगे जाके मोहम्मद गोरी। तो इनको हम लोग लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इनको लेकर चलेंगे तब हमारा एक अध्याय तैयार होगा जिसको हम बोलते हैं सल्तनत काल। जो गोरी की वजह से स्थापित हो जाएगा। क्यों? देखो, समझना है इस बात को कि जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए, ठीक है। चलो ठीक है, महमूद गजनवी था, उसने आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किया और अंततः चला गया। इस्लाम भारत में स्थापित नहीं हो पाया इस समय। लेकिन जब आगे चलकर मोहम्मद गोरी के अटैक शुरू हुए भारत में, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने उत्तर भारत के सबसे मजबूत राजा को पराजित कर दिया, जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से फेमस है। तो गोरी पृथ्वीराज चौहान को मारने में सफल हो जाता है, जो उत्तर में एक मजबूत राजा के तौर पे स्थापित था। अजमेर, दिल्ली, पंजाब तक के क्षेत्र पर उसका प्रभाव था। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय भारत में, या ये कह लो उत्तर भारत में, इस्लामिक सत्ता की स्थापना को निर्धारित कर देती है। क्योंकि इसी मोहम्मद गोरी के गुलाम, है ना, स्लेव्स, इसी मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं यलदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर शासन चलाना प्रारंभ करता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक से हम दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ मान लेते हैं। लेकिन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा रहा, 1206 से 1210। इसके बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1210-11 में, तो इल्तुतमिश को हम सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि ली। पढ़ेंगे। तो कुल मिला के सल्तनत का एक टाइम पीरियड या इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है और उसका एक टाइम पीरियड चलना शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में,
तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में जानकारियां इकट्ठी करेंगे। ये तो पहली महत्वपूर्ण बात। अच्छा, इसके अलावा सल्तनत, जब हम लोग सल्तनत पढ़ रहे होंगे तो इन सल्तनत को हम लोग कंप्लीट, है ना, वही जो आप अभी हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, हर तरह से इसको हम लोग देखेंगे। जब इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इसके साथ साथ अन्य अध्याय, जिसमें विजयनगर और बहमनी, इनको हम लोग पढ़ेंगे। बहमनी को उतना पढ़ेंगे जितना विजयनगर से लिंक है ना। विजयनगर ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो विजयनगर के अंतर्गत हम लोग राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संगम काल, ये विजयनगर के समय की है ना। संगम काल की जगह यहां संगम वंश कर लो, संगम वंश। इसके बाद सालुब वंश, इसके बाद तुलुप वंश और इसके बाद आरविडु वंश। ये क्रम है। तो विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन चलाया। जैसे आप सल्तनत काल में इन 5 राजवंशों को देख रहे हैं, वैसे ही विजयनगर में 4 राजवंश हैं, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश और आरविडु वंश। ये पहला वंश है। इसी का हरिहर और बुक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो हरिहर बुक्का संगम वंश की स्थापना करते हैं। तो जब संगम वंश समाप्त होता है तो सालुब वंश आता है। सालुब वंश के बाद तुलुप वंश। इसी तुलुप वंश के केडी राय हैं, है ना, कृष्णदेव राय, इसी राजवंश के हैं, तुलुप के। और उसके बाद आरविडु वंश, उसके बाद विजयनगर समाप्त। ठीक है। तो ये सल्तनत के दौरान ये महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा हाँ, एक हम लोग यहां पर लेक्चर और रखेंगे जिसका नाम होगा सूफी और भक्ति आंदोलन। इनके बारे में एक ब्रीफिंग हम लोग रखेंगे, है ना, समझा देंगे हम कि इसको समझना कैसे है और इसको याद क्या करना है, इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, समझा देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, सीधा आ जाएंगे मुगल काल पे। मुगल काल एक बहुत बड़ा समय है ना। बड़ा समय क्यों है? क्योंकि देखो, एक तो मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक। यह आपका 1526 से 1707 तक जाता है। यह आपका मध्यकालीन भारत का भाग है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आता है। ठीक है, बाबर टू औरंगजेब, तो इसको हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे। और इस टाइम पीरियड का हर एक पॉइंट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, तो मुगल स्थापत्य कला तो बहुत चर्चित मामला है, मुगल चित्रकला चर्चित मामला है। तो ऐसे मुगल तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहा है। तो मुगल काल को हम लोग अच्छे से मॉनिटर करेंगे। अच्छा, इसी के अंतर्गत हम लोग मराठा राज्य और शिवाजी, इनके बारे में एक ब्रीफ नोट तैयार करेंगे। तो मुगल और मराठा अच्छे से हम लोग समझ लेंगे।
ठीक। मराठों में हम लोग शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी केवल जान लेंगे, क्योंकि आधा मुगल और आधा मराठा ये आधुनिक भारत का पोर्शन है। यहीं पे आपको बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं उत्तर मुगल। ये चलता है आपका 1707 से 1857 तक। 58 कह लो ना, क्रांति हुई थी 1857 की। क्रांति के बाद फिर मुगल बादशाह, हम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, है ना, मुगल खत्म। तो ये उत्तर मुगल जो है ये आधुनिक भारत का पोर्शन है। उसी तरह से मराठाओं के अंतर्गत हम लोग यहां पर पेशवा काल पढ़ते हैं, और ये पेशवा काल हम लोग पढ़ते हैं 1707 से 1818 तक। मुगलों की समाप्ति का कारक कौन है? अंग्रेज। मराठाओं की समाप्ति का कारक कौन है? अंग्रेज। तो इन राजवंशों को पूरी तरह से समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अंग्रेजों को। ठीक है, ये तो आपको हमने समझाने के लिए बताया। जब आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो जब आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे यूरोपीय कंपनियों से। यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहां से शुरू करेंगे। तो इसके अंतर्गत पुर्तगाली, है ना, पुर्तगालियों के बाद डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग 1700 से 1800, मोटे तौर पर 100 साल के इतिहास के हिसाब से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तो आपको चीजें एक दूसरे से लिंक करने में सहायता मिलेगी। तो 1700 से 1800 के बीच में जो गतिविधियां रही हैं उसमें एक गतिविधि उत्तर मुगल की रहेगी, एक गतिविधि में मराठा साम्राज्य, जो अभी हम लोग पेशवा काल जिसको कह रहे थे, है ना। ये पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इसको पेशवा काल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर मुगल, मराठा साम्राज्य और मैसूर, इन सबको पढ़ेंगे। और जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम अंग्रेजों को अंततः जिताएंगे और अंग्रेजों का प्रवेश करा देंगे हम लोग बंगाल में। जब अंग्रेज बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, ठीक है, तो यही अंग्रेज उत्तर मुगल में इंटरफेयर करेंगे, मराठा में इंटरफेयर करेंगे और मैसूर में इंटरफेयर करेंगे। तो ये चीजें एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी कि अंग्रेज किस तरह से बंगाल तक पहुंच रहे हैं और बंगाल में पहुंचने के बाद कैसे वो मराठाओं का सूरज अस्त कर रहे हैं, कैसे वो मैसूर का सूरज अस्त कर रहे हैं, हैदर अली टीपू सुल्तान को हरा रहे हैं, और फिर आगे चल के कैसे वो मुगलों को समाप्त कर रहे हैं।
तो अंग्रेजों के संदर्भ में ये पूरा एरिया इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में अपनी जड़ें जमाई। और जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमा लेते हैं तब फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो अंग्रेज हैं उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। इन आर्थिक नीतियों के अंतर्गत ही आप पढ़ते हो स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। चूंकि अंग्रेज भारत में अपनी आर्थिक नीतियों के चलते भारत में एक तरह से बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों को बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। तब शुरू होता है 1800 से 1900 के बीच का इतिहास। इसी में आप पढ़ते हो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी में आपके बड़े बड़े नाम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना, केशव चंद्र सेन, बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना। तो ऐसे तमाम, रहनुमाई मजदा एहसन सभा जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इस्लाम में भी सुधार आंदोलन होगा, उसके प्रणेता बनेंगे सर सैयद अहमद खां जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोलेंगे, एंग्लो ओरिएंटल, जिनकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आगे चल के बनेगा। तो हिंदू धर्म में भी सुधार आंदोलन होगा, इस्लाम धर्म में भी होगा, पारसी धर्म में भी होगा, सिख धर्म में भी होगा। और इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से भारत में जो मध्य वर्ग है इसमें प्यारे बच्चों चेतना आएगी। और जब मध्य वर्ग में चेतना आएगी तो उसको यह समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। तो जब राष्ट्रवाद और उसके मायने समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो भारत में राजनीतिक संगठन भी बनने शुरू हो जाएंगे। और जब राजनीतिक संगठन बनने शुरू हो जाएंगे, इसी में एक संगठन आप सुनते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जब इसका गठन होगा तो ये राजनीतिक संस्था है, ये अंग्रेजों से राजनीतिक मांगे करेगी, विधानसभाओं में प्रवेश की बात करेगी,
वोटिंग की बात करेगी, प्रश्न पूछने के अधिकार की बात करेगी, मतलब जो एक प्रकार से संसदीय प्रक्रिया में जो चीजें होती हैं, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, उनकी डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो इसमें जो भारतीय हैं तो वो अंग्रेजों से मांगते हुए दिखाई देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब अंग्रेजों से चीजें मांगी जाएंगी तो इसमें हमें दो दल दिखाई देने लग जाएंगे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ये विचारों में उदार और उग्र हैं, ठीक है। उग्रवादी मतलब आप वर्तमान समय से इसकी तुलना बिल्कुल मत करना, ये विचारों में उग्र हैं। तो जो उदारवादी हैं, उदारवादी विचारधारा वाले, जैसे दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और जो उग्रवादी विचारधारा वाले हैं इनके समानांतर, इनमें लाल बाल पाल का नाम आप सुनते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी विचारधारा वाले। तो जो उदारवादी हैं ये अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये अधिकार दे दो, हमें वो अधिकार दे दो। उग्रवादी क्या कहते हुए नजर आएंगे कि हमें अधिकार दो, दीजिए नहीं, दो, क्योंकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमें दो भागों में बटी हुई, विचारधाराओं में बटी हुई दिखाई देगी। तो 1800 से 1900 तक हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है ये, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी विचारधाराओं की नींव रखी गई जिसने 20वीं सदी में जो प्रारंभिक 5 दशक थे 1900 से 1950 के बीच में, इस समय को साधा, इस समय की विचारधाराओं ने। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपता गया। अब जब राष्ट्रवाद पनपता है या पनपा, तो उससे हमें फिर कई विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। केवल उदारवादी और उग्रवादी तक हम सीमित नहीं रहे। है ना ना तो हम यहां सीमित रहे ना यहां सीमित रहे, इसके अलावा भी विचारधारा पनपी, ये तो है ही। इसके अलावा हमें क्रांतिकारी भी देखने को मिलते हैं, हमें क्रांतिकारी विचारधारा देखने को मिलती है। मदन लाल ढींगरा का नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? भगत सिंह का नाम सुना है? सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब के नाम सुने हैं? ये क्रांतिकारी हैं।
ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कड़ाई से, मजबूती से अंग्रेजों से मांग कर रहे हैं, और ये बंदूक और बम का प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीकों से अंग्रेजों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें अधिकार दो। इनका तो मानना है कि चलो हो गया टाइम, वापस जाओ। क्रांतिकारी का मतलब हथेली पे आम। कि अगर हो सके अंग्रेजों तो कल की बजाय आज चले जाओ, और आज मतलब अभी चले जाओ, शाम भी नहीं, अभी तुरंत। क्रांतिकारियों का मतलब यह है कि अंग्रेजों को बम और बंदूक से अंग्रेजों में इतना हम भय पैदा कर दें कि अंग्रेज डर के भाग जाए। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे तमाम वीर सपूत हुए जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते गोली खाई। तो वो क्रांतिकारी उनमें से थे। इन सब की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। इधर ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बम और बंदूक चला रहे हैं, ये संस्थाएं खोल रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, होम रूल लीग। लेकिन मिल किसी को कुछ नहीं रहा। अंग्रेज अपने आप को और मजबूती से स्थापित करते जा रहे हैं। तो जब हम लोग यहां तक समझ लेंगे चीजों को, फिर जब हम लोग अंतिम भाग में आएंगे 1900 से 1947 या 50 कर लो, इस टाइम पीरियड में जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, तो देखो 1900 से 1915 तक में एक तो हम लोग क्रांतिकारी पहला चरण क्रांतिकारियों का पढ़ लेंगे, है ना। पहला चरण, दो चरण है क्रांतिकारियों के, तो ये पहला चरण है 1900 से 1915 के बीच में। इसी में आप सुनते हो मदन लाल ढींगरा ने गोली मारी, बम फेंका गया, है ना, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, गदर आंदोलन आप पढ़ते हो, कामागाटा मारू प्रकरण पढ़ते हो, है ना। ये सब चीजें फर्स्ट फेज में आपको क्रांतिकारियों के दिखेगा, ठीक है। इसी दौरान होम रूल लीग और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन जब आप 1915 से आगे जाते हैं, तो 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं, और 1919 से गांधी युग शुरू हो जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा में आगे बढ़ जाता है। अच्छा, नई दिशा क्यों? नई दिशा इसलिए क्योंकि गांधी जी से पहले जो कुछ भी हो रहा था वो थोड़ा सा बिखरा हुआ था। गांधी जी सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि हर तरह की विचारधारा को सबसे पहले तो वो एक करते हैं कि अगर हम खुद बिखरे रहेंगे तो हम अंग्रेजों से क्या लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे बताइए? किस बात पर लड़ेंगे? लड़ ही नहीं पाएंगे अंग्रेजों से। सबसे पहले तो सब आओ, एक साथ आओ। तो गांधी जी ने सबको मिलाया, इकट्ठा किया, ठीक। और
इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और जिसका आधार उन्होंने बनाया सत्य और अहिंसा। इसके बेसिस पर गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन करते हुए राष्ट्रीय राजनीति को आगे ले जाते हैं। इस बीच तमाम प्रकार के अन्य घटनाक्रम भी हमें देखने को मिलते हैं। गांधी जी अर्थात गांधीवाद का विरोध करती हुई विचारधाराएं भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे गांधी युग के दौरान ही हमें भारतीय साम्यवादी पार्टी बनती हुई दिखाई देगी। क्रांतिकारियों का दूसरा चरण हमें दिखाई देगा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। तो ऐसी विचारधाराएं भी हमको देखने को मिल रही हैं गांधीवाद के, गांधी युग के दौरान। इन सबको हम लोग मॉनिटर करेंगे। तब हम लोग पहुंचेंगे 1947। ठीक है, गांधी युग हमें ले जाएगा कहां तक? 1947 तक। 1947 में जब हम फ्री हो जाएंगे तो स्वतंत्रता पश्चात एक हम लोग चर्चा करेंगे रियासतों का एकीकरण। एक हम लोग चर्चा करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। एक हम लोग चर्चा करेंगे पुर्तगाली क्षेत्रों का विलय भारत के संदर्भ में, है ना, और एक फ्रांसीसी क्षेत्रों का विलय। तो ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किस ईयर में हुआ, ये एक सामान्य जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, तो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पुर्तगाली हैं ये 1961 तक, 61 में हमें मिलेगा। फ्रांसीसी तो मान लीजिए 1954 से 56 तक हल निकल आएगा। फ्रांसीसियों ने हमें उतना परेशान नहीं किया। फ्रांसीसियों ने तो खैर परेशान किया ही नहीं। पुर्तगाली जरूर अपने क्षेत्र को देना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये तो है सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आपके प्रश्नों को देख लेते हैं, यदि कोई हो। हाँ बिल्कुल, ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अरे ये तो सिलेबस का डिस्कशन है। बस आपसे जो हमने कहा, 3 काम आपको करने हैं। पहला, आप लेक्चर तो देख ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लेक्चर के दौरान आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ही। तीसरा, संस्थान द्वारा जो बुक भेजी जाएगी आप उसको पढ़ना है। बस ये 3 काम आप अच्छे से करते चलिए। होता क्या है कि बुक आप पढ़ते हैं, है ना, तो बुक पढ़ते समय बुक को कितना सरल
किया जा सकता है, उसके लिए ये लेक्चर्स हैं कि बुक को आप सरलतम अंदाज में पढ़ पाएं, जो मुख्य उद्देश्य है ना। रियासत क्या होता है? रियासत का मतलब यह है कि जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, ठीक है, तो पूरा भारत तो अंग्रेजों ने कभी नहीं अपने कंट्रोल में लिया। भाई अंग्रेजों ने जो भी भारत के क्षेत्रों को जीता वो 1757 से 1857 तक जीता। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के किसी क्षेत्र को नहीं जीता। तो 1857 की क्रांति के बाद से भारत दो ग्रुप में हमें दिखाई देता है। एक वो भारत जिस पर ब्रिटेन का शासन है डायरेक्ट, और एक वो भारत जहां पर राजे रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट। जैसे आप लोग मध्य प्रदेश में हैं तो आप ग्वालियर के सिंधिया के बारे में पढ़ते हैं, इंदौर के होलकर के बारे में पढ़ते हैं, नागपुर के भोसले के बारे में पढ़ते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रिंसली स्टेट है ना। तो जो प्रिंसली स्टेट हैं या रजवाड़े हैं, अरे जैसे जम्मू कश्मीर में हरि सिंह थे, जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद में निजाम था, तो इनको राजे रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट कह सकते हैं। ठीक है। तो आधुनिक भारत में दो तरह के भारत हमें दिखाई देता है। एक वो जो ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में है, एक वो जो स्वतंत्र है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अरे दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना, एकदम निश्चिंत रहिए। इन केस चलिए हम मान लेते हैं बाय चांस कि डेट मान लीजिए, मतलब देर लग रही, यही तो आपको ज्यादा समस्या हो सकती है भविष्य में कि सर पेपर पास आ रहा है और लेक्चर अभी बचे हुए हैं, है ना। तो संस्थान आपके लिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है, तो निश्चिंत रहिएगा। इतिहास चूंकि सिलेबस ज्यादा है, ठीक है, तो समय तो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक निर्धारित समय से तक अगर सिलेबस खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी कक्षाओं को किसी ना किसी तरीके से एक्स्ट्रा वर्क करके आपको पूरी सहूलियत दी जाएगी कि आप अच्छे से प्रीलिम्स के पहले रिवीजन कर सकें, है ना। तो निश्चिंत रहिए, सिलेबस के खत्म होने को लेकर आप चिंता अपने मन से निकाल दीजिए, है ना। संस्थान ने ना केवल, देखो पहला तो है नहीं कि पहला कोर्स लॉन्च हो रहा है, विगत कई वर्षों से कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, है ना। और ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं कि आपको रिवीजन का टाइम ना मिल पाए, है ना। आपको आपकी हर एक सुविधा को ध्यान में रखकर कोई भी कोर्स है वो चलता है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको तनिक भी समस्या रिवीजन में नहीं आएगी, आपके पास रिवीजन के लिए समय रहेगा। बिल्कुल हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा परीक्षा से पहले, और पर्याप्त पहले, वही तो समझा रहे हैं। सिलेबस के चक्कर में आप बिल्कुल उलझिए नहीं, है ना। नहीं पता लगा कि यहाँ लेक्चर शुरू हो गए और फिर आप और चार प्रकार की बातें अपने दिमाग में ला रहे हैं। बिल्कुल कोई बात दिमाग में नहीं लानी,
केवल एक बात सोच के चलनी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कितना समझ में आ रहा, और जो नहीं समझ में आ रहा उसको मान लीजिए चर्चा कर ली, और अगर समझ में आ रहा है तो चर्चा कोई मतलब ही नहीं, बस उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि समझ में आने पर पढ़ते जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। हम्म। तो हमेशा इस बात का प्रयास किया करिए कि चीजें आपको समझ में आए। हम्म। समझ में आएंगी तो याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है। कोर्स के दौरान आप किसी अन्य विषय पर बिल्कुल चिंतन ना करें, है ना। आप सिर्फ इस बात पर चिंता करें कि आप कैसे रिवीजन करें टाइम निकाल के, है ना, कैसे चीजों को देखें, पढ़ें, सीखें, बस। बाकी चीजों पर बिल्कुल परेशान ना हो। और कोई प्रश्न नहीं है तो क्या ये स्वीकार कर लिया जाए कि अब कोई प्रश्न नहीं है? हम्म। चलिए, तो ये स्वीकार कर लिया जाता है कि अब कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से, जो आज हम लोगों ने एक विहंगम दृष्टि सिलेबस पर डाली है, एक एक करके चीजें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए। पहला लेक्चर हमेशा महत्वपूर्ण होता है, इस लेक्चर को आधा अधूरा मत देखिए, पूरा देखिएगा। बीच बीच में काम की बातें आपके लिए बता दी जाती हैं, ऐसा ना हो वो मिस हो जाए। और अब अगले लेक्चर से आपके प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल से भारत का इतिहास शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।